शैलेंद्र पटेल साहब मेरे साथ जुड़े, सीधी बात कर लेते हैं। शैलेंद्र जी, मुस्कुराने का मौका तो मिल रहा है इंडिया गठबंधन को और कांग्रेस को। देखिए, आपके स्क्रीन में दिख रहा है कि 272 सीटों पे एनडीए आगे और 217 लगभग 40 सीटें जब इसमें से चेंज जैसे होगी तो लगभग बराबरी की स्थिति में आ जाएगी। अभी क्योंकि पहला और दूसरे राउंड के रिजल्ट्स आए, कोई बहुत सारी लोकसभाओं के पहले राउंड के और बहुत सी की सेकंड राउंड के, अभी बहुत जल्दी है। मैं उसमें उत्साहित होकर नहीं कहूँगा कि ये वाली स्थिति है, लेकिन कहीं ना कहीं जो भारतीय जनता पार्टी ने पूरे चुनाव में परसेप्शन बनाया था कि हम 400 पार करेंगे, 29 से 29 मध्य प्रदेश में जीतेंगे, 370 वोट हम बढ़ाएंगे, ये कहीं ना कहीं एक झूठ का पुलिंदा, जिस तरह के वादे उन्होंने किए तो उसी तरीके का एक पुलिंदा झूठ और जिस तरह का एक वातावरण बनाने में महारत भारतीय जनता पार्टी को, उसी वो आज सामने दिख रहा है कि किस तरीके से वो झूठी बातें करते हैं। तो लेकिन बड़ा उलटफेर कर दिया सर आपने। निश्चित रूप से मैं आ रहा हूँ, धीरे धीरे करके बात में आ रहा हूँ। तो कहने का मकसद ये है कि देश के जो मूड है, ये चुनाव निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी ने अपने मैनेजमेंट से तो लड़ा होगा, लेकिन देश की जनता ने चुनाव लड़ा है। और ये जो रिजल्ट्स हैं, कहीं ना कहीं जो एक घमंड, अभिमान और जिस तरह की राजनीति की शुरुआत भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 10 सालों में देश के अंदर की थी, उसका एक करारा जवाब। रिजल्ट कुछ भी आए, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आज रिजल्ट एनडीए जीत रही है कि यूपीए जीत रही है, लेकिन ये बात सबसे महत्वपूर्ण है कि जिस तरह का जवाब जनता ने दिया है, इस जवाब को भारतीय जनता पार्टी को सोचना होगा कि हम जिस तरह की राजनीति कर रहे हैं, आज जनता उस बात को पसंद नहीं कर रहे हैं। कहीं ना कहीं जो महंगाई है, भ्रष्टाचार है, बेरोजगारी, इनका जवाब है। अभी तो बहुत स्टार्टिंग में आज कहूंगा कि उत्तर प्रदेश का भी, मध्य प्रदेश का देख लीजिए। मध्य प्रदेश में किस तरीके से बोला जा रहा था कि 29 से 29 उनको तो कैंडिडेट नहीं मिल रहे हैं, उसमें तो ये हो रहा है, वो हो रहा है। पूरे 2 महीने तक हमने वो चर्चाएं सुनी जिसमें कि घमंड था, अभिमान था, और ये कहीं ना कहीं उस अभिमान और घमंड के ऊपर करारी। ठीक है सर, लेकिन आप ही के फेवर में एक बड़ी खबर जल्दी से आपको बता देते, थोड़ा सा और मुस्कुरा लीजिएगा। उत्तर प्रदेश से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, इंडिया गठबंधन इंडिया से आगे चल रहा है। बड़ी खबर है, इंडिया गठबंधन बहुमत की ओर यूपी में बढ़ रहा है। ये सबसे बड़ी खबर है। उत्तर प्रदेश से रुझानों में बड़ा उलटफेर दिखाई दे रहा है, उलटफेर के संकेत हैं। इंडिया गठबंधन बहुमत की ओर बढ़ रहा है। और दूसरी तरफ बड़ी जानकारी ये भी आपको दे दें कि बीजेपी से समाजवादी पार्टी आगे निकल चुकी है। सबसे बड़ी खबर जो इस वक्त उत्तर प्रदेश से आ रही है, यहां से इंडिया गठबंधन को शुरुआती तौर पर तो मुस्कुराने की वजह मिल ही रही है, क्योंकि यूपी में इंडिया गठबंधन आगे चल रहा है। बड़े उलटफेर के संकेत हितेश जी दिखाई दे रहे हैं यूपी में। तो बिल्कुल हम भी देख रहे हैं, बट मेरा कहना अभी भी यही है कि हम इंतजार करेंगे। हाँ, सिचुएशन आज की स्थिति में जैसा अभी स्क्रीन आपकी चल रही है, टाइट है, बट इट्स टू अर्ली और लेट अस वेट फॉर द रिजल्ट। चलिए, इस पर के एस चौहान साहब का भी एक रिएक्शन ले लेते हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता छत्तीसगढ़ से जुड़े चौहान साहब, क्या कहेंगे शुरुआती रुझान देखकर? हालांकि छत्तीसगढ़ से जो खबरें आ रही है वो भारतीय जनता पार्टी की मुस्कुराहट ज्यादा बढ़ा रही, लेकिन बाकी रुझानों को देखें तो फिर एक चिंता भी आ रही होगी, चिंता की लकीरें भी दिखाई दे रही होगी। 272 और 217 बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। जब हमने 302 भी सीटें पाई थी पिछली बार, तो भी इस टाइप के आंकड़े शुरुआत में कम और ज्यादा होते रहे थे, लेकिन हमने 300। एक और खबर आपके लिए आ रही है, आपके लिए बने रहिए चौहान साहब। खबर अमेठी से आ रही है। अमेठी में स्मृति ईरानी पीछे चल रही है। जल्दी से अपडेट दर्शकों तक पहुंचा देते हैं। अमेठी से स्मृति ईरानी पीछे हो गई है। उत्तर प्रदेश की बड़ी सीट, केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी जो कि पीछे हो गई है। ये यूपी से सबसे बड़ी खबर है इस वक्त की। अमेठी से स्मृति ईरानी पीछे हो गई हैं। वही स्मृति ईरानी जिन्होंने 2019 में एक बड़े अंतर से राहुल गांधी को हराया था, लेकिन इस बार स्मृति ईरानी फिलहाल तो शुरुआती तौर पर पीछे दिखाई दे रही है। उत्तर प्रदेश में बहुत नेक टू नेक फाइट है। इसके साथ ही जो आंकड़े अभी तक शुरुआती रुझानों के आए हैं, एनडीए 272, इंडिया 217, तो बहुत कड़ी टक्कर इस वक्त दिखाई दे रही है। के एस चौहान जी, अपनी बात पूरी करिए। जैसे कि मैंने पहले ही बोला कि ये शुरुआती रुझान है, इसको अपन फाइनल अगर मान ले तो आज एनडीए की सरकार बन गई, अभी एनडीए की सरकार बन गई है, 10 बजे नहीं है, तो इसको फाइनल नहीं मान सकते हैं। ये आगे आगे चल के और बहुत सूरत हाल बहुत बदलेंगे और हम। अच्छा चौहान साहब, अभी जो शुरुआती अभी जो तस्वीर दिखाई दे रही है, इसके बाद आप क्या प्रेडिक्शन कर रहे हैं? 400 पार अभी भी है या 300 के पार सीटें आप लेके आने वाले, क्या अभी क्या प्रेडिक्शन? बिल्कुल 400 पार हम होंगे। एनडीए के जो वो हैं वोट आएंगे और सीटें आएंगी, वो 400 पार होंगी। अभी हमारे नामदेव जी कोरबा की बात कर रहे थे, तो कोरबा की मैं बात बता दूं कि मैं कोरबा में 2 महीने रहा और वहां पर मैंने जो देखा, एंटी इनकम्पेंसी ज्योत्सना महंत की
और ज्योतिरादित्य महंत हर निर्णय में अपने जो पतिदेव हैं उनके ऊपर आश्रित रहती थी। और उसके बाद आज जब हम गांव-गांव में भी जाते हैं तो वहां पर उनका इतना विरोध होता है, सीधा सीधा बोला जाता है। जिस पालिताना खार की बात बोल रहे थे, सांसद निधि से पिछले 5 सालों में 1 भी रुपया नहीं दिया गया। तो ये सभी देखते हुए तो और कोरबा की जनता जब जाती है या कहीं की भी जनता जब जाएगी तो वो ये देखेगी कि आज हमारे भारत में क्या विकल्प है। तो मोदी के अलावा और कोई सत्यप्रकाश जी प्रतिक्रिया व्यक्त कीजिए। चलिए, बड़ी खबर आ रही है इस वक्त, कवासी लखमा बस्तर से आगे चल रहे हैं कांग्रेस। दर्शक ध्यान दीजिए, इस वक्त बड़ी खबर, कृपया ध्यान दीजिए। बस्तर से कवासी लखमा आगे बताए जा रहे हैं, अपने आप में बहुत बड़ी खबर है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, कवासी लखमा आगे बताए जा रहे हैं बस्तर से। तो यूपी छत्तीसगढ़ की सीट है बस्तर, जहां से कवासी लखमा चुनावी मैदान में, लेकिन आगे चल रहे हैं। ये सबसे बड़ी खबर इस वक्त की बस्तर से। हालांकि पिछली बार भी बीजेपी को थोड़ी सी निराशा हाथ लगी थी, लेकिन ये सबसे बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, कवासी लखमा आगे चल रहे हैं। ये बड़ी खबर है इस वक्त की बस्तर से। सबसे बड़ी खबर छत्तीसगढ़ की बस्तर लोकसभा सीट, कवासी लखमा आगे चल रहे हैं। आदित्य जी क्या कहेंगे सर बस्तर लोकसभा सीट के लिए? बार का जो लोकसभा चुनाव था उसमें भी महज 38,000 का अंतर था कांग्रेस और बीजेपी में। चलिए आदित्य जी से बातचीत करेंगे, लेकिन जी सर आवाज आ रही है आपकी। जय देखिए, पिछली बार कवासी लखमा, इस बार कवासी लखमा लड़ रहे हैं। पिछली बार दीपक बैज वहां से लड़े थे, बैदूराम कश्यप वहां से भारतीय जनता पार्टी से लड़े थे। महज 38,000 का अंतर था दोनों के बीच। तो बस्तर में बहुत ज्यादा अंतर रहता नहीं। मैंने फिर कहा कि जहां जहां आप अंदरूनी इलाकों में जाएंगे, सुकमा का अगर आप इलाके जाएंगे, कोंटा के आसपास का जगरगुंडा, ये इलाकों में निश्चित तौर पर कवासी लखमा को बढ़त मिलेगी ही मिलेगी, जो कि दीपक बैज को भी पिछली बार मिली थी। वो कांग्रेस का वैसा वोट बैंक है जो कांग्रेस के साथ रहता है। लेकिन जैसे ही आप शहरी इलाकों में आते हैं, निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी को बढ़त मिलती है। मैंने फिर कहा, कवासी लखमा कोई माने या ना माने, छत्तीसगढ़ में आज भी आदिवासी इलाकों में सबसे बड़ा चेहरा है। लोग भूपेश बघेल को नहीं जानते थे उस इलाके में, लेकिन कवासी लखमा दादी के नाम से इनके सामने जो चेहरा उतारा गया है वो भी आदिवासी चेहरा है। तो यहाँ पर तो दोनों के बीच हम ये कहें कि कड़ी फाइट है, या ये कहें कि शुरुआती तौर पर एक तरफा। चलिए मैं लौटूंगी आपके पास, लेकिन इसी बीच एक बड़ी खबर सबसे पहले मोदी कैबिनेट से जुड़ी आपको बता देते हैं। मोदी कैबिनेट के आधा दर्जन मंत्री पीछे चल रहे हैं। ये सबसे बड़ी खबर है इस वक्त की, बड़ी खबर जिसमें स्मृति ईरानी का नाम भी शामिल है। आधा दर्जन मंत्री मोदी कैबिनेट के जो पीछे चल रहे हैं। सबसे बड़ी खबर, तो बीजेपी क्या करेगी यहां पर, ये देखने वाली बात है। लेकिन अपडेट पल पल का, हर एक सीट का आपको दे रहे हैं। मोदी कैबिनेट के आधा दर्जन मंत्री, कौन कौन से वो मंत्री हैं वो भी आपको बताएंगे। लेकिन दूसरी तरफ खबर राहुल गांधी से जुड़ी हुई, रायबरेली सीट से 18,000 वोटों से आगे हो गए। वायनाड से अगर बात करें, केरल की वायनाड सीट, तो यहां से राहुल गांधी 18,000 वोटों से आगे हो गए। फिलहाल आपको ये जानकारी दे दें कि दोनों ही सीट, एक तरफ वायनाड और दूसरी तरफ रायबरेली सीट, दोनों से राहुल गांधी आगे। और आंकड़ा आप देख लीजिए वायनाड सीट का, राहुल गांधी 18,000 वोटों से आगे हो चुके हैं। बड़ी खबर है इस वक्त की। तो 6 मंत्री यानी कि आधा दर्जन मंत्री मोदी कैबिनेट के, और दूसरी तरफ राहुल गांधी से जुड़ी हुई बड़ी खबर। शरद जी क्या कहेंगे? हमारे साथ न्यूज़ एड शरद द्विवेदी जी भी जुड़ गए। शरद जी, बहुत बड़ी खबर है इस वक्त की, क्या कहेंगे सर? आधा देखिए मुझे लगता है अब तक के जो रुझान है ये साफ तौर पर कह रहे हैं कि विपक्ष कमजोर नहीं होना चाहिए। जनता का जो जनादेश है वो साफ तौर पर इसके पक्ष में है कि आप 400 पार हो या ना हो। महत्वपूर्ण ये है कि आपके सामने एक ऐसा विपक्ष होना चाहिए जो जनता की आवाज बनकर आपके सामने उन मुद्दों पर आपसे जवाब मांगे जिन मुद्दों को जनता चाहती है। 2 चुनाव में जनता ने भर भर के झोली जनादेश दिया, लेकिन इस बार उसने ये माना कि नहीं, विपक्ष की जैसी स्थिति है। चलिए इलेक्शन कमीशन की तरफ से कुछ रिएक्शन मिल रहा है, देख लेते हैं, उसके बाद फिर हम आते हैं जी ANI से। जी क्या बोल रहे हैं? सारी टीम्स हमारी पुणे से, शास्त्री पार्क दिल्ली से, त्रिवेंद्रम से, बॉम्बे से, हैदराबाद से, बहुत सारे जो बैकग्राउंड लोग हैं वो जुड़े हुए हैं। और इस समय हमारी जो रिजल्ट्स की जो वेबसाइट है उस पर करीब करीब 2 लाख हिट्स पर सेकंड है। 1 सेकंड में 2 लाख लोग हमारे साथ उस पर हिट कर रहे हैं। सो
ऑल ऑफ दैट वी आर मैनेजिंग एंड सीइंग फ्रॉम हियर, तो दैट जितने भी लोग जानना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, उन्हें कोई परेशानी ना हो। और सभी आरओस को जो 542 कॉन्स्टिट्यूंसीज में इस समय काउंटिंग करा रहे हैं, जहाँ करीब करीब 65,000 से ऊपर की टेबल्स लगी हुई हैं, हर जगह में उनको कहा गया है कि पोलिंग एजेंट्स को और कैंडिडेट्स को निश्चित रूप से बैठने दें, पूरी पारदर्शिता के साथ काउंटिंग करें, जो रूल बुक है उसका पालन अक्षरते करें, मतलब एक भी वायलेशन नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज खैर नहीं है। यानी जो रूल बुक है उसका पालन करें, पारदर्शिता से पालन करें, कैंडिडेट्स को और उनके एजेंट्स को हर जगह। चलिए, तो हम जो बात कर रहे थे कि लोगों ने कहा है कि नहीं, विपक्ष मजबूत होना चाहिए, हम नहीं चाहते हैं कि एक तरफा प्रक्रिया चलती रहे, और यही वजह है कि विपक्ष की आवाज को मजबूत किया। इंडिया शाइन को नहीं भूलना चाहिए। 2004 जब पूरा जोर शोर था, कोई उम्मीद नहीं कर रहा था कि बीजेपी कहीं पिछड़ेगी, लेकिन ऐसी पिछड़ी कि सरकार में ही नहीं लौटी। और एग्जिट पोल की अगर हम बात करें तो हमने बार बार जिक्र किया है, 2004 में एग्जिट पोल गलत हुए थे, 2009 में यूपीए और एनडीए को लगभग बराबर बताया जा रहा था, 197 193 ऐसा कुछ आंकड़ा था, और 2014 में भी सिर्फ 1-2 एग्जिट पोल थे जो ये कह रहे थे कि बहुमत से बीजेपी आएगी। तो इस बार फिर एग्जिट पोल अपने अनुमानों में पिछड़ते हुए काफी नजर आए। कर्नाटक से खबर मिल रही है, जया क्या? चलिए जल्दी से दक्षिण का रुख कर लेते हैं। दर्शकगण कृपया ध्यान दे दें, दक्षिण का रुख करते हैं। कर्नाटक के जो शुरुआती रुझान है उसमें 15 सीटों पर बीजेपी आगे और कांग्रेस 8 सीटों पर आगे बढ़ती दिखाई दे रही है। ये बड़ी खबर है इस वक्त की। दक्षिण का राज्य कर्नाटक 27 सीटों के रुझान आ चुके हैं, और बता दें आपको कि 15 सीटों पर बीजेपी आगे, कांग्रेस यहाँ कड़ी टक्कर देती दिखाई दे रही है, 8 सीटों पर आगे चल रही है फिलहाल। और ये बहुत ही, मैं कहूंगा कि बड़े जबरदस्त रुझान है ये, और अब ये सेटल होने की तरफ बढ़ रहे हैं, यानी 200 से ऊपर इंडी गठबंधन का जाना, ये बहुत रिमार्केबल है, बहुत महत्वपूर्ण है। और ये बताता भी है कि अगर आप ग्राउंड पे मेहनत करते हैं, आप अपनी तैयारी को अच्छे से लेकर आगे बढ़ते हैं, तो आप पिछड़ते नहीं हैं। और ये चीज़ हमने बार बार देखी कि इस बार बीजेपी मुद्दों को लेकर कहीं ना कहीं दुविधा थी उसकी, शायद वो भी जमीनी हकीकत को रीड कर रही थी, और यही वजह है कि मुद्दे भटकते रहे, 7 चरण तक मुद्दे भटकते रहे अगर बीजेपी की बात करें। और इंडी गठबंधन, खासतौर से राहुल गांधी, हम लोग शंकर ललवानी जी की तरफ चलेंगे इंदौर से, हमारे साथ पीयूष पारे हमारे स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट, उनके साथ शंकर ललवानी जी हैं, इंदौर सीट से प्रत्याशी हैं जो रिकॉर्ड बना सकती है देश में एक बार फिर। शंकर ललवानी जी से मैं जानना चाहूंगा पीयूष कि क्या विपक्ष का जनादेश यही है कि विपक्ष कमजोर नहीं होना चाहिए? जी, जनता ने यही कहा है, विपक्ष भी मजबूत हो, क्या कहेंगे ललवानी जी? ललवानी जी, सबसे पहले तो जो आंकड़े इंदौर के आ रहे हैं शरद जी, वो अभी 61,000 के लगभग पार कर चुका है बीजेपी की जो लीड है शंकर लालवानी की। हालांकि नोटा का जो वोट है वो पिछली बार से ज्यादा 10,000 इस वक्त तो हो चुका है। लालवानी जी, क्या कुछ देख रहे हैं? पहले तो हम इंदौर की हम लोग बात कर लेते हैं, ये जो आंकड़ा आप देख रहे हैं कितने आश्वस्त है इससे? इंदौर एक माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में ऐतिहासिक जीत दर्ज करेगा जी, और मुझे पूरा विश्वास है कि लोगों का आशीर्वाद और कार्यकर्ताओं की मेहनत रंग लाएगी। ये इंडिया गठबंधन की हम लोग बात कर रहे हैं, जो आंकड़े फिलहाल रुझानों में कहीं ना कहीं यहाँ पर तकरीबन 200 सीट के आसपास नजर आ रही है, तो क्या लग रहा है कि विपक्ष की मेहनत रंग लाई? आप किस तरीके से देख रहे हैं इन आंकड़ों को? नहीं, देखिए, ये तो प्रारंभिक है रुझान, अभी तो काउंटिंग होना बाकी है प्रारंभिक राउंड की, और मुझे पूरा विश्वास है 400 पार एनडीए जाएगी। तो क्या लग रहा है? लेकिन टक्कर तो बहुत अच्छी दी है जिस तरीके से तमाम विपक्षी दलों की हम लोग बात करें। आप कुछ समय रुकिए, परिणाम आपके सामने। और नोटा कोई टेंशन तो नहीं बढ़ाएगा, क्योंकि 10,000 का आंकड़ा तो अभी पार हो चुका है? देखिए, ऐसा नहीं है, इंदौर के लोग सकारात्मक है, पॉजिटिव सोचते हैं, सकारात्मक रूप से आगे बढ़ते हैं, और मुझे लगता है पूरा विश्वास है कि इंदौर नया इतिहास रचेगा। और शरद जी, आपने सुना किस तरीके से कह रहे हैं इंदौर नया इतिहास जरूर रचेगा, लेकिन एक टेंशन जरूर है अभी फिलहाल जिस तरीके के आंकड़े आ रहे हैं, हालांकि कुछ देर और रुकना होगा, ऐसा शंकर लालवानी कह रहे हैं। और इंदौर में क्या कुछ रिकॉर्ड यहाँ पर बीजेपी बनाएगी, ये कहीं ना कहीं कुछ ही देर में स्थिति स्पष्ट होगी, लेकिन बीजेपी कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंट जरूर नजर आ रही है कि जो उम्मीद उन्होंने की थी उसके आसपास कहीं ना कहीं यहाँ पर एनडीए गठबंधन जाएगा, लेकिन इंतजार है कुछ ही देर का, जब आंकड़े कुछ ही देर में सामने आएंगे। जी, निश्चित तौर पर, और ये दोनों ही पार्टियों के लिए ये महत्वपूर्ण है, ये जनादेश जो दिख रहा है अभी ये अंतिम नतीजों में नहीं बदला है, रुझान है, ये इंडिकेशंस हैं,
और ये सेटल होने की तरफ मैं ज़रूर कहूँगा। 12 बजे तक आप ये कह सकते हैं कि एक बहुत साफ तस्वीर हमारे सामने होगी कि कौन कहाँ ठहरेगा, रुकेगा। चलें जी, एक क्विक रिएक्शन आपका। विपक्ष की आवाज़ को लोगों का बहुत वाइज डिसीजन है। सलाम है इस देश की जनता को जो ये मानती है कि पक्ष और विपक्ष जो लोकतंत्र की गाड़ी के दो महत्वपूर्ण पहिए हैं, इनमें ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक पहिया ट्रक का हो और एक पहिया स्कूटर का हो। देखिए, दो बातें हैं। पहली बात तो जो आपने बात कही उससे मैं सहमत हूँ। अभी 12 बजे तक रिजल्ट्स आएंगे और बहुत सारी चीज़ें जब क्लियर होगी। आज की स्थिति में मात्र 8 सीटें एनडीए आगे हैं बहुमत से। अभी कुछ भी हो सकता है, तो बहुत जल्दी होगा। लेकिन एक बात कहना चाहता हूँ, चलिए एक यूपी से अपडेट लेते हैं। शैलेंद्र जी, आज अपडेट्स का दिन है जी। जया बिल्कुल। और देखिए दर्शकगण, कृपया ध्यान दें, उत्तर प्रदेश से जल्दी से आपको बड़ा अपडेट दे देते हैं। यूपी में एक बार फिर से बड़ा उलटफेर हुआ है। रुझानों में यूपी में बड़े उलटफेर के संकेत मिल रहे हैं। क्या संकेत है, जल्दी से देख लीजिए। रुझानों में इंडिया गठबंधन को बढ़त मिल चुकी है। 80 लोकसभा सीटें यूपी की, जिसमें इंडिया को 42 सीटों पर लीड मिली है। एनडीए 36 सीटों पर फिलहाल आगे चल रहे। राम मंदिर निर्माण के बाद ये पहला चुनाव उत्तर प्रदेश में हो रहा है। बहुत उम्मीदें बीजेपी से लगाकर बैठी थी, लेकिन फिलहाल शुरुआती रुझान जो कि इंडिया गठबंधन के पक्ष में जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश बहुत बड़े उलटफेर करेगा। आप अमेठी पे निगाह रखिएगा। हम ये बात बहुत शुरू से कर रहे हैं। 10 दिन पहले से हम ये बात कह रहे हैं कि अमेठी से हमें इंडिकेशंस मिले। चलिए शेयर बाजार की तरफ हम चलते हैं। शेयर बाजार का जो रुख है वो बता रहा है कि वो मायूस हुआ है। जिस तरह से एक दिन पहले वो झूम रहा था, वो शेयर बाजार 200 अंकों से गिरा है नीचे। तो शेयर बाजार भी समझ गया है कि वो तस्वीर नहीं उभर रही है जो तस्वीर एक दिन पहले या उसके एक दिन पहले एग्जिट पोल के दौरान उभर कर सामने आई थी। और कहानी अब बिल्कुल बदलती हुई दिख रही है। और उत्तर प्रदेश, जिसके लिए कहा जाता है कि लखनऊ से गुजरकर ही दिल्ली के तख्त तक पहुंचा जा सकता है, अगर उसने आपका साथ नहीं दिया तो उत्तर भारत ने आपका साथ नहीं दिया सर, और आपके लिए मुश्किल है। जयप्रकाश पाराशर, जयप्रकाश जी, ये जनादेश, जनता का जनादेश, विपक्ष की आवाज गूंजनी चाहिए और उत्तर प्रदेश का जनादेश शेयर बाजार में रिफ्लेक्ट हो रहा है। क्या कहेंगे आप जी? इसमें कोई दो राय नहीं कि अगर मान लीजिए शुरुआती रुझान उस तरह से नहीं आते जैसा एग्जिट पोल दिखा रहे थे। एग्जिट पोल पर काफी बढ़त भी हासिल कर ली थी, जैसा कि शुरुआती दौर में हमने उस दिन देखा। तो मुझे लगता है शरद जी की बाजार में एक तो एफआईआई जो थी, विदेशी संस्थाएं थी, वो वैसे ही शॉर्ट सेलिंग कर रही थी और पूरी उम्मीद इस बात पर ही शेयर बाजार में टिकी थी कि 350 के ऊपर अगर भारतीय जनता पार्टी या एनडीए हासिल कर लेता है तो उस पर ही शेयर बाजार में आगे खरीदी निकल सकती है। तो मुझे लगता है कि ये लोग मुनाफा वसूली भी करेंगे सेंटिमेंट का लाभ लेकर के। और ये खबर वो पहले, चूंकि इस खबर को पहले ही डिस्काउंट कर चुके थे कि नरेंद्र मोदी की सरकार बनने वाली, लेकिन उत्तर प्रदेश के जो रुझान है वो बहुत महत्वपूर्ण है। तभी सरकार बन सकती है जब उत्तर प्रदेश में काफी बढ़त हासिल की जाए। तो मुझे लगता है कि इसका इम्पैक्ट जरूर शेयर बाजार पर पड़ेगा। बिल्कुल, और मुझे लगता है मध्य प्रदेश पर भी इसका इम्पैक्ट आएगा। अभी दो दिग्गज मध्य प्रदेश के जरूर पीछे चल रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि जिस तरह के ये रुझान है, बहुत नजदीकी मुकाबलों में दिग्विजय सिंह जी के लिए चुनौती जरूर कड़ी है, लेकिन छिंदवाड़ा के लिए मैं कह सकता हूं कि शायद वहां उलटफेर हो और नकुल नाथ फिर ड्राइविंग सीट पर यानी आगे नजर आए। सुनील सिंह बघेल हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर हमारे साथ है। बघेल साहब, क्या कहेंगे जिस तरह के रुझान हैं, जिस तरह की चीजें हैं? विपक्ष मजबूत चाहिए भैया, कमजोर नहीं चाहिए भैया, ताकत हमारी भी गूंजनी चाहिए। और बीजेपी के लिए ये एक सेटबैक है, निसंदेह बड़ा सेटबैक है। क्या कहेंगे जी? शरद जी, जैसे कि हम कल भी बात कर रहे थे और हमने बताया था कि देखिएगा जब कल सुबह बाजार खुलेगा तो कम से कम 2000 गिर करके खुलेगा। तो 2000 तो नहीं, 1000 गिर करके खुला और अब आप देखिए कि वो 2100 के आंकड़े को टच कर रहा है। तो इसका बेसिक एक रीजन ये है कि पिछले दिनों करीब जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं उन्होंने 48,000 करोड़ रुपए बाजार से निकाले थे, और उसको थामने के लिए जो सरकारी संस्थाएं हैं, बैंक हैं, LIC है, इनसे करीब 58,000 करोड़ रुपए पंप किए गए थे मार्केट में ताकि बाजार गिरता हुआ ना दिखे। लेकिन सुबह जैसे ही रुझान आंकड़े आना शुरू हुए हैं तो ठीक है, अभी चूंकि पहला दौर है और
ये रुझान अभी आगे जाएंगे और बहुत सारे समीकरण बदलेंगे, बहुत सारे चेहरों की खुशी हंसी आती जाती रहेगी। लेकिन कम से कम एक चीज तो स्पष्ट हो गई है कि यदि जिस तरह की ज्यादातर चैनल एग्जिट पोल में 350, कुछ लोग 401 तक पहुंचा रहे थे, तो शुरुआती रुझान ने कम से कम एक बात तो बहुत स्पष्ट कर दी है कि उस तरह की कोई आंधी नहीं है, आंधी नहीं है। बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन अभी रुकना चाहिए और दो बड़े अपडेट आपको देते हैं। दोनों बड़े अपडेट हैं कि 16,000 से पीछे चल रहे हैं नकुल नाथ छिंदवाड़ा, और अगर ये लीड वहां पर बीजेपी की 50,000 तक पहुंचती है तो कठिनाई नकुल जी के लिए बढ़ती चली जाएगी। 8,000 से राजगढ़ में दिग्विजय सिंह पीछे चल रहे हैं। दिग्विजय सिंह मैं कहूंगा अभी मुकाबले में बने हुए हैं, नकुल नाथ के लिए भी मैं कहूंगा, क्योंकि ये दोनों सीटें मुझे लगता है कि चंद हजार या कुछ 100 से भी जीत हार का फैसला हो तो आश्चर्य नहीं। चलें जी, अपनी बात पूरी कर लीजिए। देखिए, मैं जो कहना चाह रहा था कि हमेशा घमंड किसी के लिए भी ठीक नहीं होता, राजा रावण का भी घमंड गलत होता है। इस चुनाव में जो मोदी जी की जो बॉडी लैंग्वेज थी, वो भारतीय जनता पार्टी ने जो चुनाव रचा था, वो कहीं ना कहीं घमंड से ओतप्रोत था, जनता के मुद्दों से दूर था। और जो जनता से मुद्दों से दूर हटकर आप फिजूल की बात, पूरा आप मटन, मछली, मुजरा, मंगलसूत्र, ये देश इससे नहीं चलेगा। देश चलेगा कहने की रोजगार उत्पन्न हो, देश चलेगा किसानों की उन्नति से होगा। आज इन मुद्दों से हटकर हम चुनाव लड़ेंगे तो ना वो देश हित में, ना किसी पार्टी के हित में। हितेश जी बैठे हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अभी तो आपके स्क्रीन बताया 250, 245, कुछ भी हो सकता है, लेकिन उसके बाद में भी कोई अति उत्साह से मैं बात नहीं कर रहा हूं। लेकिन मुझे ये भी लगता है कि मोदी जी को और पूरी टीम को यह आकलन था, बॉडी लैंग्वेज बता रही थी, जिस तरह से इस बार मुद्दे नहीं दिख रहे थे, चिंता थी, ये सारी। देखिए, ये मुझे याद है डॉक्टर वाजपेयी उस अभियान से भी जुड़े रहे हैं जब मध्य प्रदेश में 200 पार की बात बीजेपी ने की थी। जब आप एक ऐसा फिगर लेकर आते हैं जो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल लगता है, तो ये बताता है कि आप समझ रहे हैं जमीनी हकीकत को। डॉक्टर हितेश वाजपेयी, देखिए, मैं तो बहुत अचानक मोदी जी पर शैलेंद्र जी हावी मत हुई, ये चुनाव हो गया है। मोदी जी आपका प्राइम चेहरा था, जिनको को लड़ा गया था, इसलिए मैं बात कर रहा हूं। महाराज, आपने इतनी गालियां दी, मेरी बात मैंने गाली एक भी नहीं दी, मैंने ऐसी भाषा का प्रयोग मत करो सर, रावण और घमंड। मुझे लगता है लोकतंत्र है, जीत और मैंने कहा राजा रावण का घमंड नहीं हुआ, मैंने कंपैरिजन किया, किसी का घमंड नहीं होता है। सर, आप चुनाव लड़ते हैं मान लिया, पर यहाँ पर अपन उस प्रकार से नहीं लड़े। मैं अभी भी इसको देखिए, हमको एनालिसिस करना है, और दलगत नीतिगत एनालिसिस में यदि हम उसको देखें शरद जी, तो मैं इस बात को स्वीकार करता हूं कि अभी हम मान के चले 5 से 7 राउंड हुए होंगे अधिकांश, और 10-12 हज़ार का आप तो चुनाव लड़ चुके हैं, इसका लगभग 1 राउंड होता है। तो मानकर चलिए कि राउंड वाइज स्थिति बहुत सारी सीटों पर टाइट चल रही है, मैं मान लेता हूँ इसको, इसीलिए हम आगे पीछे कर रहे हैं। जैसे आज के अभी हम जब बात कर रहे हैं, मेरे पास जो खबर आ रही है वो लगभग 29 की 29 सीटों में हम आगे हैं, पर ये राउंड वाइज चल रहा है, स्थिति टाइट है, क्लैरिटी से 29 में हम आगे नहीं है, ये बात सच है। तो लेट अस वेट, नंबर 1। दूसरा मेरा ये कहना है कि सर, आप मानकर चलिए कि हम सरकार बनाने जा रहे हैं। ये बात सही है कि हमने भाजपा के लिए 370 का और एनडीए के लिए 400 का टारगेट रखा था। अब हम इसकी एनालिसिस करेंगे, जब फाइनल फिगर आने दीजिए, यदि फाइनल फिगर हमारे उसके आसपास आते हैं तो हम वैसी एनालिसिस करेंगे। लेकिन हाँ, अभी से एकदम से हम ऐसा, मैं अब राहुल गांधी जी पर यदि कमेंट करने लगे, अच्छा लगेगा क्या? ये वक्त गुजर गया है। लेट अस एनालाइज द इंटरनल पॉलिटिक्स एंड द मूड ऑफ द नेशन ऑल्सो वेरी फेयरली। मैं अभी भी देखता हूं कि ये फिगर जो मेरे सामने है, मैं इसको 300 तक ठहरते देखता हूं बीजेपी के लिए, और जो हमारा पिछली बार भी था 200 के आसपास जाते हुए, या 200 थोड़ा सा प्लस देखता हूं मैं इंडी गठबंधन को। तो जनादेश बहुत संतुलित है, ऐसा नहीं है कि बीजेपी के प्रति कोई नैराश्य का भाव दिखाया है लोगों ने। और शरद जी की बात मान ली जनता ने, भाई मजबूत विपक्ष होना चाहिए, लेकिन उससे आगे मत बढ़िए। आपकी भी बात है डॉक्टर साहब, आपकी भी बात है। आप सोचिए कि जिम्बाब्वे और इंडिया का मैच होगा तो हम ऐसा मैच क्यों देखना चाहेंगे, क्यों जाएंगे? लेकिन और आप भी क्या मेहनत करेंगे फिर? आप कहीं से पिकनिक मनाते हुए आएंगे और बैटिंग करने चले आएंगे। और देखिए, आपने हितेश जी अभी कहा कि बीजेपी पूरी सीटों पर आगे चल रही, तो वो भी आ गया हमारे पास। डॉक्टर साहब का भी देखिए, आप दूसरी स्क्रीन पे भी देखिए 260 और 200। चलो अब आप वापस ले लीजिए, 29 से वापस ले लीजिए। आप चलेंगे, बिल्कुल सही है, ये चुनाव है, ये चुनाव है, नो वन कैन से। जी, मैं बड़े इत्मीनान से एक बात कहूं, मेरा आशय मोदी जी के ऊपर नहीं था, मेरा जिस तरह की घमंड की बात मत करिए, लेकिन जिस तरीके से मैंडेट है
देखिए मेरी बात कंप्लीट कर, नेगेटिव वर्ड शरद जी मेरी आप मेरी बात के बाद पूरी कर ले, मेरी बात के बाद नेगेटिव आप मेरे बड़े भाई हैं, नेगेटिव बड़े भाई हैं, राहुल गांधी जी मेरे बड़े भाई हैं हितेश जी, आप मेरी अच्छा लगेगा क्या? हितेश जी मेरी बात सुनिए सर, नेगेटिव वर्ड पर्सनली मत अरे मेरे हितेश जी मत बोलिए सर, मेरी बात सुनिए, भाई इतना निवेदन मान लीजिए, नेगेटिव नहीं बोल रहे हैं, नेगेटिव नहीं बोलिए बोलिए एक व्यक्ति को मत आप मुझे बोलने नहीं देंगे, ये भी अपने आप में बोलिए आप मुझे बोलने नहीं देंगे। मैं अनुरोध कर रहा हूं कि आप पर्सनली अभी भी मोदी जी पर क्यों नेगेटिव टॉक मेरी बात तो बोलिए मेरी बात ही सुन। मेरा कहने का मकसद ये है कि जिस तरीके का परसेप्शन आपने बनाया उसमें कहने के घमंड झलकता है। नहीं फिर वो मैं फिर मूर्खता की बात करने लगूं कि भाई आपके परसेप्शन में मूर्खता झलकती है इसलिए लोग मैंडेट नहीं दे रहे हैं, लेकिन कोई अच्छी बात होगी आप इसको अधिक आत्मविश्वास कर लीजिए ना, अधिक आत्मविश्वास, गजब आदमी हो साहब, गजब आदमी हो। चलिए जल्दी से खबर दर्शकों को बता देते हैं, काफी देर से इंतजार कर रहे हैं, मध्य प्रदेश से जुड़ी हुई इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता देते हैं। क्या अपडेट है, रुझान क्या कह रहे हैं, जल्दी से नजर डालते हैं। मध्य प्रदेश की सभी सीटों पर बीजेपी आगे हो गई है। अभी तक जो 3 से 4 सीटें फंसी हुई दिखाई दे रही थी, ऐसा लग रहा था कि कांग्रेस की कड़ी टक्कर, लेकिन फिलहाल सभी सीटों पर 29 की 29 सीटों पर बीजेपी आगे। नकुल नाथ 16,000 वोट से पीछे हैं, वीडी शर्मा 1 लाख वोट से आगे हो गए हैं खजुराहो लोकसभा सीट से, और इसके साथ ही इंदौर से शंकर लालवानी 1,09,000 वोट से आगे चल रहे हैं। बड़ी खबर है, इंदौर में जो उलटफेर हुआ था पिछले दिनों, लेकिन फिलहाल शंकर लालवानी यहाँ से 1 लाख से ज्यादा वोटों से आगे चल रहे हैं। जल्दी से छत्तीसगढ़ पर भी नजर डाल लेते हैं। छत्तीसगढ़ के शुरुआती रुझान क्या कह रहे हैं, कृपया ध्यान दे दीजिए। छत्तीसगढ़ के शुरुआती रुझान जल्दी से आपको बताते हैं, यहाँ क्या आ रहा है अभी तक निकल कर। राजनांदगांव, बिलासपुर, बस्तर और कोरबा में कांग्रेस आगे चल रही है। 4 लोकसभा सीटें राजनांदगांव से 7,000 वोट से भूपेश बघेल एक बार फिर से आगे निकल गए हैं। तो अभी तक की आगे पीछे की दौड़, और 11 सीटों में से 8 पर बीजेपी, 3 पर कांग्रेस आगे दिखाई दे रही है छत्तीसगढ़ में। बिल्कुल ठीक बात है, और ये काफी दिलचस्प रुझान है छत्तीसगढ़ के। मध्य प्रदेश में भी मैं फिर भी 29 की 29 पर भले ही आगे है, लेकिन मैं फिर भी कहूंगा कि ये सीन 3-4 की तरफ जा सकता है। अभी आपको रुकना होगा, 12 बजे तक स्टेबल रुझान जब हमारे सामने होंगे। छत्तीसगढ़ से रिएक्शन हम ले लेते हैं। क्या कहेंगे के.एस. चौहान सर, जिस तरह की उम्मीद थी मध्य प्रदेश में, तो फिर भी अभी फिलहाल 29 सीटों पर आगे, लेकिन आपके यहाँ मंजर बदल रहा है सर, क्या कहेंगे चौहान साहब? बदल नहीं रहा है, बदलेगा अभी जी, बदलेगा जी, और पूरी 11 की 11 सीटें हम फिर से जीत के आएंगे, क्योंकि ये मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा हूं। ये जो हमने बोला कि पिछले जो हमने जो कार्य किया है उसका हमारे विधानसभा में दिखा है कि कैसे भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जनता आ गई और कैसे उखाड़ फेंक दिया भूपेश बघेल की सरकार को। और उसके बाद जब विधानसभा के बाद जब मंजर दिखाई दिया कांग्रेस पार्टी का, सब इतर तितर नेता दिखाई दिए, यहां तक कि सिर्फ आक्रोश झेलना नहीं पड़ा, सिर्फ जनता का ही नहीं, उनको कार्यकर्ताओं का भी आक्रोश झेलना पड़ा। क्या ये घटना भूल सकते हैं भूपेश बघेल जी की जो मंच पे उनको लताड़ लगाई थी उनके चलिए और जी मैं लौटता हूँ चौहान साहब। सत्यप्रकाश जी बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। सत्यप्रकाश जी, अब तो मुस्कुराना बनता है सर, हंसिए ना, थोड़ा सा मुस्कुराइए सर, देश में भी बढ़िया स्थिति है, क्या कहेंगे? जी जी शरद जी, देखिए छत्तीसगढ़ की मैं बात करूं, के.एस. चौहान जी इतना बोल रहे हैं, छत्तीसगढ़ की मेरे को लग रहा है देश की पहली ऐसा राज्य की सरकार होगी जो इतनी जल्दी अलोकप्रिय होगी, चाहे महतारी के नाम पे, किसानों के नाम पे। मैं देखिए अभी वो समय नहीं है, मगर मैं बस चंद बातें बोलना चाहूँगा कि इसीलिए जनता ने समझा है कि भाई 4 महीने में जब विधानसभा चुनाव में जो बोला गया वो हमको मिला नहीं है, इसलिए नतीजे दिख रहे हैं। और देखिए अब उससे और बढ़ेंगे, अभी आपके स्क्रीन में मैं देख रहा हूँ 4 सीटें वो और बढ़ेंगे, तो ये दिखता है कि। और सबसे महत्वपूर्ण भारत की मैं बात करूँ, जो हमने मुद्दे उठाए वो कहीं ना कहीं जनता के बीच पे गए हैं। जी जी जी, उत्तर प्रदेश में एक बड़ा उलटफेर होता हुआ दिख रहा है सत्यप्रकाश जी। जी, और देखिए यहाँ पे इंडिया गठबंधन की सरकार कहीं ना कहीं बनेगी, और ये नरेंद्र मोदी जी जैसे आप खुद बता रहे 7 चरणों, ये तो मैं हर डिबेट में बोलता गया कि 7 चरणों में कहीं पे मुद्दे थे ही नहीं। चाहे प्रधानमंत्री मोदी जी का उठा के देख लीजिए, मटन मछली और मुजरा तमाम चीज अपने आप को देवता बना लिए, हर चीज कर लिए, मगर मुद्दों की कमी। और इंडिया गठबंधन ने मुद्दे उठाए, जनहित के मुद्दे उठाए, गरीबों के मुद्दे, आदिवासियों के, मजदूरों के मुद्दे उठाए, महिला सुरक्षा की बात की, रोजगार की बात की। हमने जमीनी स्तर पर जो आम जनता के मुद्दे होने
चाहिए, उनको क्या चाहिए। अगर सरकार आती तो हमने एक विजन दिया है, तो उस पर कहीं ना कहीं जनता ने मुहर लगाया है कि ये बात ठीक है, और 10 साल में वादा खिलाफी के खिलाफ वो जनता ने वोट दिया है, और ये अभी रुझानों में है। आगे देखिए, धीरे धीरे इंडिया अलायंस आगे बढ़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। नोटा से जुड़ी बड़ी खबर इंदौर से, बड़ी खबर जरूर। जी जी, देखिए इंदौर पर एक नजर डाल लीजिए। शंकर लालवानी जो 1000 वोटों से आगे चल रहे थे, लेकिन दूसरी तरफ अब आपको बता दें, माफ करिएगा, 1 लाख वोट इंदौर में नोटा को 18,000 वोट अब तक मिल चुके हैं। नोटा जिसका प्रचार कांग्रेस ने किया था, यहां नोटा को 18,134 वोट मिल चुके हैं। ये बढ़ भी सकता है, इस पर आप नजरें बनाकर रखिएगा। दूसरी तरफ शंकर लालवानी 1 लाख वोटों से आगे फिलहाल दिखाई दे रहे हैं। जैसा जया मैं कह रहा था, हमारी टीम अपडेट करेगी कि अमेठी से स्मृति ईरानी पीछे हैं। करीब 5,000 वोटों से पीछे चल रही हैं अमेठी से स्मृति ईरानी। उत्तर प्रदेश का जनादेश बता रहा है कि उत्तर भारत में मतदाता क्या सोच रहा था। मतदाता ये सोच रहा था कि सरकार मोदी जी की होगी, अच्छे से होगी, कोई कठिनाई होगी नहीं होगी, बहुमत देंगे, लेकिन अब की बार विपक्ष की आवाज़ को मजबूत करेंगे मोदी जी, क्योंकि हमको अच्छा नहीं लगता है कि बार बार ये बात होती है कि विपक्ष कहीं है ही नहीं, विपक्ष की शक्ति ही नहीं है, विपक्ष की ताकत ही नहीं है। जी, एक और एनालिटिकल पॉइंट है जी, इसमें जो बढ़त है वो इंडी गठबंधन के अन्य दलों की वजह से है या कांग्रेस की सीटों पर है, क्योंकि ये भी देखना जरूरी है। जैसे यूपी है, यूपी में कांग्रेस तो नगण्य है, पश्चिम बंगाल है, या जहां भी ऐसे राज्य हैं, तो ये एनालिसिस के लिए है। मतलब मैं कोई शैलेंद्र जी है उनके ऊपर कोई पार्टी अभी आने दें, सामने सारे चीजें आएंगे। एग्जैक्टली उसमें आप चिंता ना करें। देखिए, जब गठबंधन ने मिलकर चुनाव लड़ा, देखिए इस चुनाव में गठबंधन का ही आप सामने है। इस चुनाव में हमने, मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन दोनों तरफ से, दोनों पक्षों की तरफ से शब्दों की जो सीमा रेखा और मर्यादा रेखा है, उसको कई बार तोड़ा गया है, और ये अच्छा नहीं है। देखिए, अब जनता ने एक संतुलनकारी रेखा खींचने की कोशिश की है कि आप उसी दौर में लौटें जब राम मनोहर लोहिया होते थे, जब जवाहरलाल नेहरू होते थे। सदन में डिबेट का स्तर ये होता था कि एकेडमिक लोग भी जाकर पेन डायरी लेकर बैठते थे कि अरे और जनमत को समझे सर जी, कि जनमत कहना क्या चाहता है। हम तो बहुत बोल लिए। वही कह रहा हूँ कि भैया राहुल जी के लिए भी जनादेश है, और मेहनत करिए और आगे बढ़िए। हमने अभी आप पर ये जो भरोसा जताया है, इसको और मजबूत करिए। और मोदी जी से भी ये कहा है कि कुछ और भी मुद्दे हैं मोदी जी, जिनकी तरफ आप ध्यान दीजिए, जिसमें सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि विपक्ष को लेकर शायद इस तरह का भाव सत्ता पक्ष की तरफ से ना दिखे कि विपक्ष की क्या जरूरत है। शरद जी, मैं एक चीज जोड़ना चाहता हूं। प्रजातंत्र की खूबसूरती होती है कि सत्ता और विपक्ष के बिना प्रजातंत्र हो ही नहीं सकता। अगर विपक्ष नहीं होगा तो प्रजातंत्र होगा ही नहीं। जिस तरीके से एक पक्षी के 2 पंख होते हैं, एक पंख से उड़ नहीं सकता, उसी तरीके से प्रजातंत्र के भी 2 ही पंख है, एक सत्ता और विपक्ष। हो सकता है कभी विपक्ष कमजोर हो, ज्यादा कमजोर हो जाए, वो एक अलग विषय की बात है, लेकिन एक समन्वय की भी राजनीति होना चाहिए। मुद्दों की बात भी आपको श्रेय बीजेपी को देना होगा कि उसने अपनी ताकत इतनी बढ़ाई कि विपक्ष को भी उसके हिसाब से अपनी ताकत बढ़ाए। राहुल गांधी की यात्राओं को यानी कहीं ना कहीं आप ये तो कह सकते हैं कि एक्नॉलेजमेंट मिला है। उन्होंने भी समझा है कि आप बंद कमरों में बैठ के रणनीति बनाकर चुनाव नहीं जीत सकते हैं। आडवाणी जी की तरह निकलना पड़ेगा, इंदिरा जी की तरह निकलना पड़ेगा। ऐसे लोग भी गठबंधन में साथ आए जहां कांग्रेस और वो लोग आपस में लड़ रहे हैं, जैसे पंजाब में। वाराणसी से मोदी जी आगे चल रहे हैं। जया, क्या अपडेट है? बिल्कुल, और चलिए वाराणसी का रुख करते हैं जल्दी से। प्रधानमंत्री मोदी यहां से तीसरी बार मैदान में, लेकिन आगे चल रही है सबसे बड़ी खबर है। अभी तक ये शुरुआती रुझान, लेकिन वाराणसी सीट पर अगर नजर डालें तो पीएम मोदी आगे चल रहे हैं। हालांकि अभी ये कहना बहुत मुश्किल है कि कितने वोटों से वो आगे बढ़ चुके हैं, लेकिन फिलहाल ये बड़ी खबर है कि वाराणसी सीट से पीएम मोदी अब आगे चल रहे हैं। यहाँ पर कहा जाता रहा बीजेपी की ओर से कि यहाँ हार जीत की लड़ाई नहीं है बल्कि मार्जिन की लड़ाई है, तो पीएम मोदी फिलहाल आगे हैं। दूसरी तरफ राहुल गांधी की सीट का अगर हम रुख करें वायनाड से, तो राहुल गांधी यहाँ से आगे चल रहे हैं। बड़ी खबर है, राहुल गांधी वायनाड और रायबरेली इन दोनों सीटों से आगे चल रहे हैं। अमेठी से स्मृति ईरानी पीछे चल रही है। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी 2019 में जिन्होंने शिकस्त दी, लेकिन अब पीछे चल रही है। मथुरा से हेमा मालिनी एक बार फिर से आगे हो चुकी हैं, आगे चल रही है हेमा मालिनी। और मैं बहुत इंपॉर्टेंट कहूं, डॉक्टर हितेश वाजपेयी और शैलेश जी सहमत होंगे कि ये पार्टियों के से अधिक ये चुनाव प्रत्याशियों पर लड़ा गया, चेहरों की लड़ाई से। आपका व्यवहार कैसा है, आप कैसे बात करते हैं लोगों से, आपका नजरिया रवैया क्या है। आप देखिए हेमा मालिनी आगे हैं, वो भी सेलिब्रिटी हैं, रिजर्व नेचर की हैं, लेकिन उन्होंने कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं क्रिएट की वहां। स्मृति जी के बारे में ये रिपोर्ट्स थी कि लोग थोड़ा सा फील करते हैं कि सेलिब्रिटी लेवल इतना बढ़ गया है कि बातचीत करना
कठिन होता है, चुनौती होती है। और मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी शैलेंद्र जी जरूर इससे सहमत होंगे, वाजपेयी जी भी, कि आपने बड़े चेहरे, बीजेपी का सबसे बड़ा चेहरा प्रधानमंत्री करा, उन्हीं के नाम पर चुनाव था, लेकिन आपने उसके मुकाबिल प्रत्याशी किया, तो अब चेहरा बहुत इंपॉर्टेंट है चुनाव में। बिल्कुल जी शैलेंद्र जी, देखिए दोनों बातें हैं। मैं जहां तक समझता हूं, हमेशा व्यक्तिगत रूप से जब विधानसभा या लोकसभा का चुनाव होता है तो हमें उस प्रत्याशी की और भी ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि अल्टीमेटली वही काम में आता है, पब्लिक को वही मिल सकता है, उसी को आप एड्रेस कर सकते हैं, वही समस्या समझ सकता है, क्योंकि कोई प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री जाकर नीचे लेवल पर जाकर नहीं समझ सकता, देश के लिए या प्रदेश के लिए नीति बना सकता है, लेकिन जब लोकलाइज्ड होता है तो नहीं होता है। मेरी एक बात शरद जी, बड़े बड़े मतलब उससे मैं कहना चाहता हूं आपसे कि कहीं ना कहीं ये चुनाव भारतीय जनता पार्टी ने मोदी जी के चेहरे पर लड़ा था, कहीं ना कहीं चेहरे वहां पर गौण थे, उतना नहीं था वहां पर जितना एक चेहरे को इंपॉर्टेंस देना चाहिए। मेरा तो ये मानना है कि हम राजनीति में, कोई पूरा देश बड़ा है, हमें व्यक्तिगत रूप से हर लोगों को बढ़ाने का मौका देना चाहिए और कहीं ना कहीं चेहरे भी इंपॉर्टेंस होना चाहिए। जिस दिन देश की जनता ने व्यक्तियों के ऊपर ध्यान दे दिया तो उससे कुछ ना कोई फर्क आएगा। मैं आपके इसको ऐसे रखना चाहूंगा कि 100 वोट गिरते हैं तो हर चुनाव में देखा जाता है कि इमोशनल वोटिंग 80 है और रैशनल 20 है। रैशनल मतलब स्थानीय प्रत्याशी ले ले, ये रेशो चेंज होता है। मैं इस रेशो को इस चुनाव में चेंज होता देख रहा हूं 14 और 19 की तुलना में, कि इमोशनल वोटिंग थोड़ी कम हुई है और वही स्थानीय मुद्दे, स्थानीय प्रत्याशी केंद्रित वोटिंग ज़्यादा होती दिख रही है। इसीलिए राउंड टफ दिख रहे हैं। 15 राउंड के बाद आपको, और कई जगह तो 20 के आसपास आपको दिखाई देगा कि क्या स्कोर सेटल हो रहा है। ये तब होता है शरद जी जब इमोशनल वोटिंग कम हो जाती है और रैशनल कंपोनेंट बढ़ जाता है, मतलब 60-40 भी यदि हो जाता है तो राउंड टफ हो जाते हैं। 80-20 में हम लहर देखते हैं, लहर में नहीं मिलता है, ऐसा क्लियर मिलता है डॉक्टर वाजपेयी। और अभी 10 बजे के जो रुझान हमें दिख रहे हैं कि 300 पर खड़ी है बीजेपी और करीब करीब 220 पर खड़ा है एनडीए। अब इसमें देखिए 15 से 20 सीटें प्लस माइनस हो सकती हैं साहब, 15 से 20 सीटें प्लस माइनस हो सकती हैं दोनों पक्षों, ध्यान दीजिए इसमें दोनों पक्षों की 15 से 20 सीटें। लेकिन फिर भी मैं कहूंगा कि बीजेपी के लिए कोई चुनौती नहीं है और जनता ने बहुत चतुराई से जनादेश, उसने पहले तो अपनी उस सरकार को सुरक्षित किया है जिस पर उसने भरोसा जताया है, पिछले 2 चुनावों में भी जताया। उसने कहा नहीं साहब आप सेफ खड़े हो जाइए। फिर उसने विपक्ष से कहा कि भैया आप और ताकत बढ़ाइए अपनी, फिर हम आपके बारे में भी 29 में सोच सकते हैं, लेकिन थोड़ा लड़िए और ज्यादा संघर्ष करिए। जनता ने दोनों की पीठ पर हाथ रखा। यस, हियर यू आर सर। जी जया। बिल्कुल, और चलिए जल्दी से अपडेट दर्शकों तक पहुंचा देते हैं। राजगढ़ सीट से इस वक्त का बड़ा अपडेट निकलकर सामने आ रहा है। 50,000 बीजेपी को निर्णायक बढ़त मिल चुकी है। राजगढ़ से 50,000 बताया जा रहा है मार्जिन अभी तक। दिग्विजय सिंह करीब 54,000 वोटों से पीछे। ये बड़ी खबर है इस वक्त की। राजगढ़ लोकसभा सीट से बीजेपी को निर्णायक बढ़त मिली है। 54,000 वोट से आगे हो गए हैं बीजेपी के प्रत्याशी यहां से, और दिग्विजय सिंह यहां से 54,000 वोट से पीछे। ये देखिए, ये मैं कहूंगा कि अब वापसी करना दिग्विजय सिंह जी के लिए बहुत चुनौतीपूर्ण है, बहुत कठिन है। दिग्विजय सिंह जी के लिए बहुत मुश्किल है, बहुत चुनौतीपूर्ण है अगर मैं बात करूं, क्योंकि 50,000 से ऊपर की लीड, इसको मैनेज करना बहुत कठिन होगा। इस पर एक छोटा कमेंट डॉक्टर हितेश वाजपेयी आपका। देखिए, मैंने भी उस चुनाव को चूंकि देखा है बहुत करीब से नीचे उतर के, तो मेरा मानना अभी भी है कि माननीय दिग्विजय सिंह जी के लिए जितना बड़ा चुनाव होगा वो उनके लिए थोड़ा सा चुनौतीपूर्ण है, उनके कई कारणों की वजह से, और वो उन पर सेंट्रिक हो जाता है आमतौर पे जब भी वो चुनाव लड़ते हैं, आते हैं। जो आप कई बार कह चुके हैं कि दिग्विजय सिंह खुद अट्रैक्शन ले लेते हैं और वो अट्रैक्शन उनके ऊपर भारी पड़ जाता है। अमूमन हमने देखा है, वेरी फेयर टू हिम, ही मे बी अ गुड पॉलिटिशियन, बट इलेक्टोरली परफॉर्मेंस में उनको बहुत अफेक्ट करती हैं वो चीज़ें। जी जी जी। आदित्य, मैं आपकी तरफ आ रहा हूँ, छत्तीसगढ़ के मेहमानों की तरफ भी मैं रुख करूंगा आपके बाद। क्या लगता है आपको, छत्तीसगढ़ में एकदम से ये जो मंजर बदला है? मध्य प्रदेश में मैं देख रहा हूँ कि अभी भी बीजेपी का वो दबदबा बना हुआ है, लेकिन छत्तीसगढ़ में क्या हुआ सर? व्हाट वेंट रॉन्ग? क्या 4 महीने में कुछ जमीनी हकीकत, मतलब जो आधार था पिछली सरकार का, वो पूरी तरह से खिसका नहीं है? क्या कहेंगे आप? बिल्कुल, देखिए शरद जी, सबसे बड़ी बात है कि मैन टू मैन आपने बात की कि देखिए प्रत्याशी चयन बहुत महत्वपूर्ण होता है, इस चुनाव में तो दिख रहा है। तो कांग्रेस ने इसमें कोई दो राय नहीं कि प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी से बेहतर दिए हैं, चाहे वो भूपेश बघेल हो, चाहे जांजगीर से शिव डहरिया हो,
कोरबा से ज्योत्सना महंत को रिपीट करना, कवासी लखमा को लाना, महासमुंद से ताम्रध्वज साहू को लाना, ये वो बड़े चेहरे थे जिनको पहचान की जरूरत नहीं है। अब कवासी लखमा के सामने आपने महेश कश्यप को खड़ा किया। महेश कश्यप को कोई जानता नहीं, वो वैसे भी बीजेपी बैकग्राउंड के नहीं थे, वो संघ और बजरंग दल से आए हुए थे, तो कहीं ना कहीं उसका एक नुकसान दिखा बस्तर में। हालांकि अब जो है स्लाइटली महेश कश्यप थोड़े से आगे हुए हैं। मैंने फिर कहा 2 ही लोकसभा सीट है जहां इफ एंड बट्स की स्थिति है, कोरबा और कांकेर। पहले राजनांदगांव में भी भूपेश बघेल आगे चल रहे थे, फिलहाल वो पीछे हो गए वहां से, और फिलहाल कोरबा और कांकेर ये 2 स्थिति है जहां बीरेश ठाकुर कांग्रेस के दूसरी बार चुनाव लड़ रहे हैं, वो आगे चल रहे हैं। ज्योत्सना महंत जो कांग्रेस से चरणदास महंत की पत्नी है, दूसरी बार वो भी लड़ रही है, वो आगे चल रही है। बाकी सभी सीटों पर आदित्य की कोरबा जैसा आप कह रहे थे, कोरबा से फिर पीछे हो गई है सरोज पांडे जी। बिल्कुल, मैंने वही कहा। देखिए, सरोज पांडे का भिलाई से कोरबा जाना, और आपने जैसे स्मृति ईरानी के बारे में कहा, देखिए जब बहुत हाई प्रोफाइल नेता होता है तो आम कार्यकर्ता उससे कनेक्ट नहीं कर पाता। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी की, वो जो केंद्रीय नेतृत्व से सीधा बात करती है, क्या वहां के भारतीय जनता पार्टी के लोकल कार्यकर्ताओं से वो कनेक्ट कर पाई? एक थोड़ी सी दिक्कत वहां पर उनको हुई है, लेकिन मैं फिर कहूंगा थोड़ा इंतजार करना चाहिए, क्योंकि पाली, तानाखार, रामपुर और मरवाही, ये तीनों बेल्ट जो है वो कांग्रेस के बहुत ज्यादा अप पोजीशन के बेल्ट हैं, जहां पर कांग्रेस को पिछली बार लगभग 80 से 90 हजार की लीड केवल ये 3 विधानसभा से मिली थी, केवल पाली, तानाखार से 60 हजार की लीड मिली थी। तो ये लीड अगर भारतीय जनता पार्टी कम कर पाती तो भारतीय जनता पार्टी मैदान में रहेगी, नहीं तो ज्योत्सना महंत आगे रहेंगी। और उसी तरह से कांकेर की मैं बात करूं, बीरेश ठाकुर पुराना चेहरा, पिछली बार केवल 6,900 वोटों से वो हारे थे, इस बार फिर से मैदान में है, और अभी भी फिलहाल बिल्कुल डिप्टी सीएम छत्तीसगढ़ के अरुण साव कुछ बोल रहे हैं, लेकिन इस बीच अपडेट दे दूं कि राहुल गांधी तो कमाल कर रहे हैं, 1 लाख से अधिक मतों से आगे हो गए हैं रायबरेली से। ये अपडेट मिल रहा है। कमाल है, कमाल है, कमाल है। चलिए क्या कह रहे हैं अरुण साव? जो है वो अभी भाजपा पीछे नजर आ रही है। छत्तीसगढ़ में 11 की 11 सीटें भारतीय जनता पार्टी आसानी से जीतेगी। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी शून्य भी आउट होगी। सर पिछले कल भूपेश बघेल ने वीवीपैट को लेकर और फॉर्म सी को लेकर सवाल उठाया। ये यही चीज बताता है कि हार का पूर्वानुमान मुझे हो गया है और इसलिए बहाने बनाने का काम वो कर रहे हैं। चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर प्रश्न चिन्ह उठाना ये उचित नहीं है। छत्तीसगढ़ में 11 की 11 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतने वाली है। चलिए थोड़ा करेक्ट कर देते हैं हम आंकड़ों को, जो गलती हुई उसको ठीक कर देते हैं। वायनाड से 1 लाख से आगे हैं और 18,000 से अधिक मतों से आगे हैं। 18,480 से रायबरेली से आगे हैं। स्मृति ईरानी जी लगातार पीछे हैं, करीब 10,000 मतों से पीछे होने की तरफ बढ़ रही हैं। 95,000 से अधिक, 95,9,500 से अधिक मतों से पीछे चल रही हैं। तो क्या अमेठी उलटफेर और रायबरेली जय जय, दिख तो यही संकेत रहा है। चलिए एक बार फिर छत्तीसगढ़ चलेंगे। लगातार हमारे साथ जो मेहमान बने हुए हैं, के चौहान साहब, जो जनता ने दोनों ही पार्टियों की पीठ पर हाथ रखा है, लोकतंत्र में ऐसा वाइज डिसीजन हमने इसके पहले भी भारत की जनता का देखा है। उसने ना बीजेपी को खारिज किया है और ना विपक्ष को खारिज किया है। उसने कहा आप सरकार बनाइए, तीसरी बार बनाइए, लेकिन हम 400 नहीं दे रहे हैं आपको। आप चलिए, हेमा मालिनी कुछ कह रही हैं, फिर मैं रिएक्शन लेता हूं जी। गिनती सब शुरू हो गई तो थोड़ा सा टेंशन रहता है कि पता नहीं कौन आगे पीछे सब। इट्स वेरी एक्साइटिंग मूवमेंट है अभी इस वक्त, एंड मुझे पूरा यकीन है कि हमारी पार्टी आएगी और हम लोग जरूर सरकार हम बनाएंगे। और मेरा भी मथुरा से बहुत अच्छा लीड हो रहा है अभी इस वक्त, तो काफ़ी अच्छा चल रहा है। एंड अभी आगे देखेंगे, 1 बजे तक बहुत सब क्लियर हो जाएगा। और देखिए डेफिनेटली मोदी सरकार तो बनेगी बनेगी, बहुत ज़रूरी भी है इस वक्त देश के लिए, आने वाली पीढ़ी के लिए। इट्स वेरी इम्पोर्टेंट। और मेरा भी यहाँ पर रहना बहुत ज़रूरी है मेरे लिए, क्योंकि मैं बहुत कुछ करना चाह रही हूँ ब्रजवासियों के लिए, ब्रज के लिए, हमारे मथुरा वृंदावन के लिए, और बहुत कुछ सोच के रखा है। वो सारा काम मैं ज़रूर करके जाऊँगी इस बात पर। चलिए, तो आप देख रहे हैं कि जैसा मैं कह रहा था, चौहान साहब, दोनों ही पार्टियों की पीठ पर हाथ है, इंडी गठबंधन पर भी, एनडीए पर भी। एक क्विक रिएक्शन सर आपका। लोकतंत्र की जय जय है ये जी। जी, ऑडियो थोड़ा तेज कीजिए।
मैं बोला कि जो जनता है, जनता किसी पार्टी की नहीं होती, वो हमेशा अपनी खुद की होती है। जो उसके लिए उचित होता है वो उसके पास वोट डालने जाती है, वो उसी के पक्ष में वोट डालती है। ये हो सकता है डिफर हो सकता है, देश काल और परिस्थिति के हिसाब से, स्थान के हिसाब से ये डिफर हो सकता है, लेकिन जो उसके लिए उचित होता है वो उसी के ऊपर वोट डालने जाती है और उस पर विश्वास जताती है। और देश की जनता, जैसे कि आपने बोला और हमारे को भी विश्वास है कि देश की जनता बहुत ही ज्यादा जागरूक है और एक बहुत ही मजबूत वो सरकार देने वाली है, जो सरकार आगे 5 साल भारत को मजबूत करे, जो पहले जो ट्रस्टेड और ट्रस्टेड हो चुकी है, जो सभी आंकलन लगा के वो देने जाती है। आप आज की जनता को आप बरगला नहीं सकते, आप खरीद नहीं सकते। बिल्कुल सही कहा सर आपने। हेड्स ऑफ आपको, आपने बहुत संतुलित तरीके से अपनी बात भी कह दी। ओवैसी साहब पीछे चल रहे हैं, माधवी लता आगे चल रही है, तो ये जनादेश बड़ा जबरदस्त है साहब। अभी ये बदलेगा, अभी रुझान है, जनादेश नहीं है। तो वो देखते हैं ओवैसी साहब, क्या माधवी लता एक बड़ी अलग मिजाज की कंटेस्टेंट रही है इस इलेक्शन में और बहुत उन्होंने अपनी बात की, तो जनता देखिए अपना काम भी करती चल रही है। चलिए मैं एक सत्य प्रकाश जी का रिएक्शन लूंगा। सर, आपके कंटेम्प्रेरी जो साथी हैं बीजेपी के, उन्होंने बड़ी वाइसली अपनी बात कही है कि जनता किसी पार्टी की नहीं है, जनता सत्य के साथ रहती है, कोशिश करती है और जनता का ही ये काम है कि वो संतुलन भी बनाकर रखे और उसने बखूबी ये काम करने